नमस्कार और एक बेहद शांत विचारशील गुड मॉर्निंग। 1 अप्रैल 2026 के इस गहरे विश्लेषण यानी हमारे आज के डीप डाइव में स्वागत है। जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात होती है तो आमतौर पर दिमाग में नक्शे पर खींची गई ठोस लकीरें आती हैं। माना जाता है कि जैसे ही कोई सीमा पार होती है, नियम बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं और सुरक्षा की परिभाषाएं भी नहीं हो जाती हैं। जी बिल्कुल, सिद्धांत रूप में ऐसा ही होता है। लेकिन देखिए, अगर साहिल के विशाल रेगिस्तान के ऊपर से उड़ान भरी जाए तो जमीन पर वो लकीरें कहीं दिखाई नहीं देती। और आज पश्चिम अफ्रीका में सक्रिय कुछ ताकतों के लिए वो लकीरें असल में कोई मायने भी नहीं रखती। एक बहुत ही सटीक और यथार्थवादी अवलोकन है। जब हम सुरक्षा, आतंकवाद और भू राजनीति के वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन करते हैं तो ये राजनीतिक सीमाएं अक्सर पूरी तरह से धुंधली प्रतीत होती हैं। आज जिस क्षेत्र का विश्लेषण किया जा रहा है वहां खतरे किसी पासपोर्ट या वीजा के मोहताज नहीं हैं। एक ऐसी अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां अस्थिरता एक देश के कमजोर प्रशासनिक ढांचे से रिस्क कर पूरे महाद्वीप में फैल रही है। जी, पूरे महाद्वीप में फैल रही है, बिना किसी डर या रोक टोक के। और यही कारण है कि आज का ये पूरा विश्लेषण पश्चिम अफ्रीका, विशेषकर साहेल क्षेत्र में पिछले 2 हफ्तों के दौरान हुए गंभीर सुरक्षा और भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर केंद्रित रहेगा। आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आज की यह चर्चा प्रोवेव्स एआई द्वारा प्रायोजित है और इसे स्टाइलो न्यूज़ द्वारा जनरेट किया गया है। यह एक अत्याधुनिक एआई पावर्ड न्यूज़ एप्लीकेशन है और इसके पीछे की तकनीक को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्टाइलो न्यूज़ असल में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का एक कंज्यूमर वर्जन है। मतलब जो तकनीक पहले सिर्फ सरकारों के पास थी। बिल्कुल, इसका सीधा अर्थ ये है कि जो उच्च स्तरीय तकनीक, डेटा प्रोसेसिंग और खुफिया विश्लेषण क्षमताएं आमतौर पर केवल सरकारों, मिलिट्री ऑपरेशंस और ग्लोबल बिजनेस लीडर्स के लिए आरक्षित होती थी, वो अब एक आम नागरिक के हाथों में उपलब्ध है। ये सूचना के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां श्रोता वैश्विक निर्णय लेने वालों के स्तर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस विशेष बुलेटिन का मिशन क्या है? लक्ष्य बहुत स्पष्ट और तटस्थ है। विभिन्न खुफिया रिपोर्ट्स, न्यूज़ आर्टिकल्स और सोशल मीडिया के सेंटिमेंट डेटा को खंगाल कर ये समझना कि कैसे साहेल क्षेत्र में जिहादी विस्तार अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों को अपनी सैन्य और कूटनीतिक रणनीति बदलने पर मजबूर कर रहा है। शुरुआत जमीनी हकीकत से करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पश्चिम अफ्रीका अचानक से वैश्विक सुरक्षा रडार के केंद्र में आ गया है? देखिए, इसका उत्तर हाल ही में जारी हुए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी GTI 2025-26 के विस्तृत आंकड़ों में छिपा है। ये आंकड़े केवल चिंताजनक ही नहीं हैं, बल्कि ये वैश्विक सुरक्षा प्राथमिकताओं के पूरी तरह से बदल जाने का संकेत दे रहे हैं। तो क्या साहिल अब सबसे आगे है? जी, साहिल क्षेत्र अब आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे घातक आतंकी हॉटस्पॉट बन चुका है। अगर 2019 के आधार वर्ष से तुलना की जाए तो इस क्षेत्र में आतंकी हमलों में होने वाली मौतों में 10 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। 10 गुना? ये तो एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। वाकई। और इस सूचकांक में पाकिस्तान भले ही पहले स्थान पर हो, लेकिन नाइजीरिया अब तेजी से चौथे स्थान पर आ गया है। वहां आतंकी हमलों में 43% का अप्रत्याशित इजाफा हुआ है। ये केवल एक सांख्यिकीय वृद्धि नहीं है, जमीन पर इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अगर इसे एक चिकित्सा विज्ञान के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो मैं कहूंगी कि ये बिल्कुल किसी वायरस की तरह काम कर रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। जी, क्योंकि जब नाइजर या बुर्किना फासो जैसे देशों का इम्यून सिस्टम यानी उनका स्थानीय सुरक्षा ढांचा और प्रशासनिक तंत्र कमजोर पड़ता है, तो ये आतंकवाद का वायरस सिर्फ वहीं रुककर समाप्त नहीं होता है। ये म्यूटेट होता है, नई रणनीतियां अपनाता है और सीमाओं को पार करके पड़ोसी देशों को संक्रमित करने लगता है। बिल्कुल सही कहा। इस म्यूटेशन या बदलाव के परिणाम बेहद हिंसक रूप में सामने आ रहे हैं। बिना कोई भय उत्पन्न किए अगर हम केवल तथ्यों पर गौर करें तो नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस यानी ISOVP द्वारा सैन्य ठिकानों पर किए गए सुनियोजित हमलों में कम से कम 65 सैनिकों की जान चली गई। 65 सैनिक? ये एक बहुत बड़ा नुकसान है किसी भी नियमित सेना के लिए। जी, और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही लगभग 300 नागरिकों का अपहरण कर लिया गया। देखिए, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। 300 लोगों को बिना किसी सुराग के अपहरित करके ले जाना। और केवल बोर्नो ही नहीं, केबी राज्य में भी घात लगाकर किए गए एक हालिया हमले में
10 सुरक्षाकर्मियों और 1 नागरिक की मौत हुई है। यहाँ एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है। मैं सोच रही थी कि राज्य की नियमित सेनाओं के पास वायुसेना है, भारी हथियार है, कमान का एक स्पष्ट ढांचा है। उनके सामने ये गुट इतने प्रभावी कैसे हो रहे हैं? इसका मुख्य कारण इनकी कार्यप्रणाली में आया एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। खुफिया रिपोर्ट्स गहराई से ये स्पष्ट करती हैं कि ये अब कोई छिटपुट गुटों या अव्यवस्थित बागियों का काम नहीं रहा। JNIM, इस्लामिक स्टेट साहिल प्रोविंस और बोको हरम जैसे संगठनों ने आपस में मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर लिया है। लेकिन वैचारिक रूप से तो ये गुट एक दूसरे के धुरविरोधी माने जाते हैं ना? सैद्धांतिक रूप से हाँ, वे विरोधी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब राज्य की सत्ता से लड़ने की बात आती है तो ये एक मौन सहमति के तहत काम करते हैं। वे एक दूसरे के रास्तों में नहीं आते। तो इस इकोसिस्टम का तंत्र असल में काम कैसे करता है? क्या इसका मतलब ये है कि वे हथियारों और खुफिया जानकारियों का सीधा लेन देन कर रहे हैं? लेन-देन से भी अधिक ये संसाधनों के साझा उपयोग का मामला है। उदाहरण के लिए ये गुट अब बेहद आधुनिक और उन्नत तरीके अपना रहे हैं। वे स्थानीय आपराधिक गिरोहों, जिन्हें वहाँ बैंडिट्स कहा जाता है, उनका इस्तेमाल अपनी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आतंकवाद और अपराध का गठजोड़। बिल्कुल। आतंकवादी गुट वैचारिक युद्ध लड़ते हैं और आपराधिक गिरोह पैसे के लिए उनके हथियार, ईंधन और अपहृत लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। इसके अलावा ये गुट अब व्यावसायिक ड्रोन्स का इस्तेमाल निगरानी के लिए कर रहे हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल, ये तो युद्ध के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। जी, और इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी देखे गए हैं। ये एक हाइब्रिड थ्रेट है, जहां आतंकवाद और संगठित अपराध आपस में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। जब जमीन पर सुरक्षा की इतनी भारी विफलता होती है और राज्य का ढांचा चरमराने लगता है, तो उसका सीधा असर क्षेत्र की भू राजनीति पर पड़ता है। विदेशी सेनाओं की मौजूदगी पर सवाल उठने लगते हैं। और साहिल में इस वक्त ठीक यही हो रहा है। जी। पुरानी कूटनीतिक व्यवस्थाएं जब नागरिकों को सुरक्षा देने में विफल साबित हुईं, तो वहां एक बड़ा भू-राजनीतिक भूकंप आया है, जिसने नए और अप्रत्याशित गठबंधनों को जन्म दिया है। इस भू राजनीतिक भूकंप का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स या AS का निर्माण, जिसमें माली, नाइजर और बुर्किना फासो शामिल हैं। सही कहा, इन तीनों देशों की सैन्य सरकारों ने मिलकर ये नया गठबंधन बनाया है। ये कदम ऐतिहासिक है, क्योंकि ये न केवल इक्वास जैसे दशकों पुराने क्षेत्रीय संगठन के प्रभाव को पूरी तरह से नकार रहा है, बल्कि पश्चिमी देशों, विशेषकर फ्रांस की सैन्य और राजनीतिक उपस्थिति को भी साहेल से बाहर कर रहा है। कूटनीतिक गलियारों में इस गठबंधन के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। हाल ही में जब यूरोपीय संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके नाइजर के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम की रिहाई की मांग की, तो उम्मीद की जा रही थी कि यह कूटनीतिक दबाव काम करेगा। लेकिन AES की प्रतिक्रिया इसके बिल्कुल विपरीत थी। बिल्कुल, उन्होंने इस प्रस्ताव को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता में सीधा और अनुचित दखल बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, नाइजर की राजधानी नियामी में भारी संख्या में लोगों ने, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं, इस यूरोपीय हस्तक्षेप के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। नियामी में हुए इन विरोध प्रदर्शनों का विश्लेषण करना कूटनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, निर्णय लेने वालों का नजरिया यहाँ पूरी तरह से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यदि हम पश्चिमी देशों और यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण को देखें, तो वे इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के पतन, मानवाधिकारों के हनन और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने के रूप में देख रहे हैं। उनका तर्क है कि विदेशी सेनाओं के बिना आतंकवाद और तेजी से फैलेगा। जी, ये उनका आधिकारिक रुख है। लेकिन अगर अफ्रीकी सोशल मीडिया और स्थानीय सेंटिमेंट का अध्ययन किया जाए, जो कि हमारे स्रोतों में भी शामिल है, तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है। स्थानीय आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए AES का ये कदम राष्ट्रवाद और संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। मैं सहमत हूँ। सोशल मीडिया के आंकड़ों का भावना विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि स्थानीय लोग पश्चिमी कूटनीति को नव उपनिवेशवाद के चश्मे से देखते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि दशकों तक विदेशी सेनाओं की मौजूदगी के बावजूद उनके गांवों और शहरों में हमले नहीं रुके। तो वे एक नई दिशा तलाश रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए अब वे पुरानी व्यवस्थाओं को खारिज करके अपने तरीके से, संभवतः रूस और अन्य नए सहयोगियों के साथ मिलकर, अपनी सुरक्षा तय करना चाहते हैं। इस वैचारिक और कूटनीतिक दरार के भौतिक परिणाम भी सामने आ रहे हैं,
जब कूटनीतिक दरवाजे यूरोप के लिए बंद हो रहे हैं तो जाहिर है खुफिया नेटवर्क में एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट पैदा हो रहा है। और ये पश्चिमी देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जी, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जर्मनी ने नाइजर की राजधानी नियामी से अपने दूतावास के कर्मचारियों को निकाल लिया है और अपनी कांसुलर सेवाएं बुर्किना फासो स्थानांतरित कर दी हैं। वहीं फ्रांस अपनी बची हुई सेनाओं का रुख बेनिन और कोटे डी आइवर की ओर कर रहा है ताकि कम से कम जिहादी गुटों को गल्फ ऑफ गिनी की ओर बढ़ने से रोका जा सके। और यहीं से पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका की कूटनीतिक और सैन्य रणनीति में एक बहुत बड़ा और मजबूरन बदलाव आता है। नाइजर में अपना महत्वपूर्ण ड्रोन बेस खोने के बाद, जहां से वे पूरे साहिल पर नजर रखते थे। जी, वो एक बहुत ही रणनीतिक बेस था। उसे खोने के बाद अमेरिका अब नाइजीरिया की ओर रुख कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स और उपग्रह चित्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि अमेरिका ने नाइजीरिया के बाउची में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पिवट किया है। बाउची में वहां किस स्तर की तैनाती की गई है? वहां लगभग 200 अमेरिकी सैनिक और MQ-9 रीपर ड्रोन्स की तैनाती की गई है। यहाँ श्रोताओं के लिए यह समझना आवश्यक है कि इन MQ-9 रीपर ड्रोन्स की तैनाती का वास्तविक अर्थ क्या है। यह केवल कोई हमलावर तकनीक नहीं है, बल्कि यह इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस यानी खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी करने का एक बेहद उन्नत साधन है। बिल्कुल। लेक चाड बेसिन और साहिल के अशांत हिस्सों पर नजर रखने के लिए अमेरिका को आसमान में इन आंखों की सख्त जरूरत है। लेकिन इस रणनीति में नाइजीरिया का नजरिया सबसे महत्वपूर्ण और जटिल है। नाइजीरिया किसी भी विदेशी सेना को अपनी जमीन पर खुली छूट नहीं देना चाहता। सही कहा। नाइजीरिया के विदेश मंत्री यूसुफ तुग्गर ने अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के सामने एक स्पष्ट रेखा खींच दी है। उनका बयान बहुत ही नपातुला था। उन्होंने क्या कहा? उनका कहना है कि नाइजीरिया किसी भी विदेशी सेना से सीधे सैन्य हस्तक्षेप यानी डायरेक्ट कॉम्बैट इंटरवेंशन की उम्मीद या मांग नहीं कर रहा है। वे चाहते हैं कि सहयोग इकोमोक की तर्ज पर हो। अगर हम इसे डिकोड करें तो इकोमोक की तर्ज पर काम करने का मतलब है कि नाइजीरिया विदेशी शक्तियों से यह कह रहा है कि वो केवल उपकरण, रडार डेटा और लॉजिस्टिक्स प्रदान करे। जमीन पर गोलियां खाने का काम और लड़ाई का नेतृत्व स्थानीय नाइजीरियाई सेना ही करेगी। जी, नाइजीरिया ये स्पष्ट कर रहा है कि वो पश्चिमी ताकतों को अपना नया अखाड़ा नहीं बनने देगा। ये एक बहुत ही कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश है। अमेरिका भी इस बार केवल सपोर्ट रोल में ही रहना चाहता है ताकि नाइजीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन ना हो। लेकिन इस रणनीति की सफलता पर गंभीर संदेह भी व्यक्त किए जा रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राजदूत सैम ब्राउनबैक ने स्थिति का आकलन करते हुए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जारी की है। ब्राउनबैक का आकलन काफी यथार्थवादी है। उनका तर्क यह है कि नाइजीरिया इस समय एक गहरे आंतरिक संकट से गुजर रहा है। उनका कहना है कि अगर पश्चिमी सेनाएं अपने तमाम संसाधनों के बावजूद नाइजर और माली में दशकों रहकर भी शांति स्थापित करने में नाकाम रही, तो केवल बाउची में कुछ ड्रोन्स की मौजूदगी से नाइजीरिया में स्थिति कैसे सुधरेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। जी। और ब्राउनबैक की चेतावनी स्पष्ट है। अगर नाइजीरियाई सरकार ने अपनी आंतरिक हिंसा को नहीं रोका, विशेषकर मध्य नाइजीरिया में किसान और चरवाहों के बीच हो रहे खूनी संघर्षों को जो अब जिहादी विस्तार से मिल गए हैं, तो देश के सामाजिक ताने बाने के पूरी तरह से बिखरने का खतरा है। यह एक बहुत ही प्रासंगिक बिंदु है। और देखिए, ये कूटनीतिक और सैन्य शतरंज केवल दूतावासों या सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहता। जब विदेशी सेनाएं क्षेत्र छोड़ती हैं, नई सरकारें सत्ता में आती हैं और सुरक्षा पर नियंत्रण बनाए रखने की जद्दोजहद होती है, तो इसका सबसे पहला और सबसे गहरा प्रभाव आम नागरिक और नागरिक स्वतंत्रताओं पर पड़ता है। सूचना के प्रवाह और प्रेस की आज़ादी पर पड़ रहा प्रभाव इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। सैन्य गठबंधन के साथ साथ AES देश अब सूचना तंत्र को नियंत्रित करने के लिए भी आपस में सहयोग कर रहे हैं। माली में एक पत्रकार है यूसुफ सिस्को। जी, उनके मामले ने काफी तूल पकड़ा है। बिल्कुल। उन्हें केवल इसलिए 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई क्योंकि उन्होंने एक लेख में पड़ोसी देश नाइजर के सैन्य शासक की आलोचना की थी। यह घटना ये प्रमाणित करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को कैसे दबाया जा रहा है। और स्थिति नाइजीरिया में भी बहुत अलग नहीं है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने हाल ही में नाइजीरिया के नाइजर स्टेट में मीडिया पर बढ़ते दबाव और पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाओं की कड़ी निंदा की है। जब राज्य आतंकवाद से लड़ रहा होता है तो अक्सर स्वतंत्र पत्रकारिता पहली हताहत होती है। लेकिन इन निराशाजनक परिदृश्यों के बीच मानवीय जज्बे और लचीलेपन की कुछ अद्भुत तस्वीरें भी उभर कर सामने आती हैं।
एक तरफ माली की राजधानी बमाकू की सड़कों पर भख्तरबंद गाड़ियां गश्त कर रही हैं और दूसरी तरफ उसी शहर में साहित्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है। जी, भारी सुरक्षा खतरों के बीच 18वें साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। ये विरोधाभास वाकई अचंभित करने वाला है। जब राज्य का प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचा संकट में हो, तब लोक साहित्य, चाचा और कला का सहारा क्यों लेते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक आयोजन नहीं है। मेरा मानना है कि ये चरमपंथियों की विचारधारा के खिलाफ एक प्रकार का सांस्कृतिक प्रतिरोध है। यह दर्शाता है कि बंदूकों और ड्रोन्स की आवाज के बीच भी नागरिक समाज अपनी पहचान और आज़ादी को बचाए रखने का प्रयास कर रहा है। बहुत ही सुंदर विचार है। और इस सुरक्षा संकट का एक और आयाम है जो अक्सर आतंकवाद की चर्चाओं में छिप जाता है, और वो है ऊर्जा की जंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र केवल एक युद्ध का मैदान नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। अल्जीरिया और नाइजर ने हाल ही में $13 बिलियन के ट्रांस सहारन गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट का भू-राजनीतिक महत्व बहुत विशाल है। यूरोप को इस समय रूसी गैस के विकल्पों की सख्त तलाश है, और अफ्रीकी गैस उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। अल्जीरिया और नाइजीरिया का ये प्रोजेक्ट मोरक्को और नाइजीरिया द्वारा प्रस्तावित एक अन्य तटीय गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को सीधी चुनौती दे रहा है कि साहेल में जो ताकत, शांति और सुरक्षा स्थापित कर पाएगी, उसी का यूरोप तक ऊर्जा पहुंचाने वाले इस महत्वपूर्ण ट्रांजिट रूट पर नियंत्रण होगा। बिल्कुल, ये विशुद्ध रूप से एक भू-आर्थिक बिसात है। जब बात ऊर्जा और संसाधनों की होती है तो नाइजीरिया के नाइजर डेल्टा इलाके की आंतरिक हलचल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ की राजनीति सीधे तौर पर देश के उत्तर में चल रही आतंकवादी विरोधी लड़ाई को प्रभावित करती है। जी, वर्तमान में वहाँ तेल पाइपलाइन की सुरक्षा के अनुबंधों को लेकर भारी राजनीतिक दबाव बन रहा है। स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ता और विश्लेषक जैसे डेजी अदयांजू सरकार को आगाह कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यदि राजनीतिक दबाव या ठेकेदारों के एकाधिकार के चलते तेल सुरक्षा अनुबंध रद्द किए गए या उनमें छेड़छाड़ की गई तो दक्षिण में तेल की चोरी फिर से बढ़ जाएगी। और अगर दक्षिण में तेल से होने वाली आय कम होती है, तो सरकार के पास उत्तर में आतंकवाद से लड़ने के लिए संसाधनों की भारी कमी हो जाएगी। इन्हीं हकीकतों का विश्लेषण करने के बाद यह समझना आवश्यक है कि भविष्य के लिए किन प्रमुख बिंदुओं पर नजर रखनी चाहिए। आने वाले महीनों में साहिल और पश्चिमी अफ्रीका में कुछ ऐसे घटनाक्रम हो सकते हैं जो केवल इस क्षेत्र को नहीं बल्कि वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहली नज़र AES के अगले आर्थिक और रणनीतिक कदमों पर होनी चाहिए। क्या ये सैन्य सरकारें पुरानी फ्रांसीसी उपनिवेशिक मुद्रा CFA फ्रैंक को त्याग कर अपनी खुद की नई क्षेत्रीय मुद्रा लॉन्च करेंगी? ये एक बहुत बड़ा आर्थिक कदम होगा। जी, और क्या वे ECOWAS देशों के बंदरगाहों पर अपनी रसद निर्भरता खत्म करने के लिए नए स्वतंत्र व्यापार मार्गों की घोषणा करेंगी? इसके अलावा नाइजीरिया में अमेरिका के साथ मिलकर चलाए जा रहे साझा ऑपरेशंस के जमीनी परिणाम क्या होंगे, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। क्या बाउची से उड़ने वाले MQ-9 रीपर्स वास्तव में ISWA और बोको हरम के विस्तारित होते नेटवर्क की कमर तोड़ पाएंगे? क्या ये नाइजीरिया के लिए एक और लंबी अंतहीन सैन्य उलझन की शुरुआत साबित होगी? सही सवाल है। साथ ही कूटनीतिक मोर्चे पर यह देखना दिलचस्प होगा कि यूरोपीय देश जो अभी भी नाइजर में लोकतांत्रिक बहाली की मांग पर अड़े हैं, वे जमीनी हकीकत के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। क्या वे बातचीत के नए रास्ते तलाशेंगे जहां टोगो जैसे तटस्थ देश एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं? और अंततः इन सभी सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतियों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि क्या वे जमीनी स्तर पर आम लोगों की आर्थिक और सामाजिक चिंताओं को दूर कर रहे हैं। कोई भी सुरक्षा मॉडल तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक वो वहां के नागरिकों को एक सुरक्षित और स्थिर जीवन का भरोसा न दिलाए। मैं पूरी तरह सहमत हूं। इस विस्तृत विश्लेषण के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर गहराई से मंथन किया जाना चाहिए। AS देशों का अपने दशकों पुराने पश्चिमी सहयोगियों से पूरी तरह मुंह मोड़ लेना और सुरक्षा तथा अर्थव्यवस्था के लिए रूस या अन्य उभरती शक्तियों की ओर देखना कोई सामान्य घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सोचने पर विवश करता है, क्या पश्चिम अफ्रीका का साहेल क्षेत्र अब केवल आतंकवाद से लड़ने की एक स्थानीय जगह रह गया है, या फिर क्या ये एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर यानी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का वो अखाड़ा बन चुका है जो भविष्य के वैश्विक ऊर्जा मार्गों और सुरक्षा के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा?
ये एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न है जिसका समाधान आने वाले कुछ ही वर्षों में ये तय करेगा कि 21वीं सदी में वैश्विक शक्ति का संतुलन तिसोर झुकेगा। यह स्थिति अत्यधिक तरल है और इस पर निरंतर निगरानी आवश्यक है। श्रोताओं के लिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज के इस निष्पक्ष और गहरे विश्लेषण में इस्तेमाल किए गए सभी तथ्य, कूटनीतिक बयान, खुफिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया सेंटिमेंट डेटा स्टाइलो न्यूज़ द्वारा संकलित किए गए हैं। बिना किसी पूर्वाग्रह या भय उत्पन्न किए दुनिया में वास्तव में क्या चल रहा है, यह जानना हर जागरूक नागरिक का अधिकार है। सूचना के इस युग में सही समय पर सही और निष्पक्ष जानकारी का होना ही सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ है। इसलिए www.stylonews.com पर जाकर इस AI पावर्ड ऐप को जरूर देखें। उमंग यह कोई सामान्य न्यूज़ फीड नहीं है। ये ऐप 250 से अधिक पारंपरिक समाचार स्रोतों और X से रियल टाइम डेटा इकट्ठा करता है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये 20 से अधिक भाषाओं में कस्टम इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफ्स तैयार करके देता है, ठीक वैसे ही उच्च स्तरीय रिपोर्ट्स जो आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की डेस्क पर होती हैं। इसे आसानी से डाउनलोड करके कस्टमाइज किया जा सकता है। इस शांत और तथ्य आधारित चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से पश्चिम अफ्रीका के जटिल और तेजी से बदलते हालात को एक नए और स्पष्ट नजरिए से समझने में मदद मिली होगी। भविष्य के डीप डाइव्स के लिए पसंदीदा विषयों के सुझाव आमंत्रित हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना न भूलें। अगली बार एक नए विषय की गहराई में उतरने तक के लिए सुरक्षित रहें और सूचित रहें। अलविदा।